साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से। और आज जिस विषय पर आज की क्लास में हम बात करेंगे वो है संवैधानिक संस्थाएं और सांविधिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं या संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस प्रकार से किन्हीं संस्थाओं को या किन्हीं आयोगों को संवैधानिक आयोग कह दिया जाता है और किन्हीं संस्थाओं को क्या कह दिया जाता है, सांविधिक आयोग कह दिया जाता है। साथ ही साथ कुछ प्रकार की ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें न तो संवैधानिक आयोग, ना तो संवैधानिक दर्जा दिया गया है और ना ही सांविधिक दर्जा उन्हें दिया गया है। वो संस्थाएं कौन सी हैं, वो किस प्रकार से कैटेगराइज कर दी जाती हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं कौन सी कैटेगरी में आती हैं, अर्थात कौन सी संस्थाएं तो सांविधिक आयोग या सांविधिक संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं, कौन सी संस्थाएं संवैधानिक आयोग या संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं, और इन सभी संस्थाओं का मंत्रालय कौन सा है, कौन से मंत्रालय के अधीन ये काम करती हैं, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं सबसे पहले, और दूसरी हम बात करेंगे सांविधिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, सांविधिक संस्थाएं कौन सी होती है, और तीसरा ऐसी संस्थाएं जो ना तो सांविधिक है और ना ही संवैधानिक है, वो तीसरे प्रकार की संस्थाएं जिनको गैर संवैधानिक या गैर सांविधिक पद या संस्थाएं कही जाती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं। पहले बिंदु पर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, संवैधानिक संस्थाओं या संवैधानिक आयोग के बारे में। तो देखिए, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, संवैधानिक संस्थाएं या संवैधानिक आयोग वे संस्थाएं या वे आयोग होते हैं जिनका जिक्र हमारे संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया हो। तो ऐसे आयोग जिनका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, संवैधानिक संस्थाएं कहलाते हैं, संवैधानिक आयोग कहलाते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 148 से लेके 151 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसी कारण इसको क्या कह दिया गया, संवैधानिक संस्था कहा गया। उसके बाद हम बात करें केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसका वर्णन स्पष्ट रूप से आर्टिकल 324 जो है हमारे संविधान का, उसमें दिया गया है। तो इस कारण ये भी कैसी होगी, संवैधानिक संस्था होगी। इसी प्रकार से राज्य के निर्वाचन आयोग, महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता, UPSC या संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इसी प्रकार केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य के जो वित्त आयोग हैं वे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसी प्रकार से राष्ट्रीय OBC आयोग, इसके अलावा भाषाई अल्पसंख्यक हेतु अधिकारी और अंतरराज्य परिषद। ये सभी नाम जो मैंने लिए हैं, इन सभी नामों का जिक्र हमारे संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में क्या किया गया है, करा गया है। और जब संविधान में जिक्र हो जाए, संविधान में जिसके बारे में बता दिया जाए, वे आयोग या संस्थाएं कैसे कहलाते हैं, संवैधानिक आयोग या संवैधानिक संस्थाएं कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के जो संस्थान हैं, दूसरे प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो क्या हैं, सांविधिक संस्थाएं। सांविधिक संस्थाएं, तो सांविधिक संस्थाएं जो होती हैं वे कौन सी होती हैं, ऐसी संस्था या ऐसे आयोग जो किसी ना किसी एक्ट के माध्यम से बनाए जाएं, एक्ट के माध्यम से बनाए जाएं। एक्ट का तात्पर्य हिंदी में अधिनियम, किसी ना किसी अधिनियम के माध्यम से जो बनाए जाएं वो क्या कहलाती हैं, किस प्रकार की संस्थाएं कहलाती हैं, सांविधिक संस्थाएं कहलाती हैं। और आपको मालूम है कि एक्ट बनाने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, या तो संसद के द्वारा किया जाता है या राज्य के जो विधानमंडल हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसी संस्थाएं जो संसद या राज्य के विधानमंडलों द्वारा किसी एक्ट के माध्यम से, किसी कानून के माध्यम से बनाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, सांविधिक संस्थाएं कहलाती हैं। तो दो चीजों को हम देख चुके हैं। पहला संवैधानिक संस्था, जिसको हमने देखा कि किसी न किसी आर्टिकल में, संविधान के किसी न किसी आर्टिकल या अनुच्छेद में जिनका जिक्र हो वो तो क्या हो गई, संवैधानिक संस्था। और दूसरी किस प्रकार की संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में नहीं किया गया लेकिन किसी न किसी एक्ट में इनका जिक्र किया गया है, किसी न किसी एक्ट के माध्यम से इनको बनाया गया है। वो एक्ट चाहे संसद बनाओ चाहे विधानमंडल, तो वो संस्थाएं कैसी हो गई, सांविधिक संस्थाएं। अब तीसरे प्रकार की संस्थाएं ऐसी हैं जो ना तो सांविधिक होंगी और ना ही क्या होंगी,
संवैधानिक होंगी। तो इस प्रकार की संस्थाएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? इन संस्थाओं को गैर संवैधानिक या गैर सांविधिक आयोग या संस्थाएं कह दिया जाता है। ये ऐसी संस्थाएं या ऐसे आयोग हैं जो ना तो किसी एक्ट के माध्यम से इनका क्या किया गया है, बनाया गया है इनको, और ना ही संविधान के किसी आर्टिकल में इनका जिक्र है, ना तो संविधान के किसी अनुच्छेद में इनका जिक्र है, और ना ही राज्य या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी एक्ट के माध्यम से इनका निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार की संस्थाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? गैर संवैधानिक व गैर सांविधिक संस्थाएं या आयोग कहलाती हैं। संवैधानिक संस्थाओं का उदाहरण हम देख चुके हैं, कैग, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ये सभी किसके अंतर्गत आ गए? संवैधानिक संस्थाओं का। दूसरी कैटेगरी की हमने बात की थी वो थी सांविधिक संस्थाएं। कौन सी प्रकार की संस्थाएं? सांविधिक संस्था। सांविधिक संस्था जैसे मैंने आपको बताया किस प्रकार से गठित की जाती है? किसी ना किसी एक्ट के माध्यम से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल को हम समझे, जैसे मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग। अब ये मानवाधिकार आयोग जो है इसकी स्थापना जो की जाती है वो संसद के एक एक्ट, ह्यूमन राइट एक्ट के माध्यम से की गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संस्था कैसी हो गई? क्योंकि इसकी स्थापना किससे हुई है? संसद के एक्ट से हुई है, तो ये किस प्रकार की संस्था हो गई? सांविधिक संस्था हो गई। इसी प्रकार राज्य के जो मानवाधिकार आयोग हैं उनकी स्थापना राज्य का जो विधानमंडल है उसके एक्ट के माध्यम से होती है, तो वो भी किस प्रकार की हो गई? सांविधिक संस्था हो गई। इसी प्रकार महिला जो आयोग है, चाहे वो राज्य का महिला आयोग हो या राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसकी स्थापना भी किसके माध्यम से की जाती है? इसकी स्थापना भी एक्ट के माध्यम से की जाती है। तो ये सारे प्रकार की जो संस्थाएं हो गई वो कैसी हो गई? सांविधिक संस्था हो गई। बात है तीसरी कैटेगरी की कि जो ना तो एक्ट के माध्यम से बनती है और ना ही क्या है, संविधान में इनका जिक्र किया गया है। तो फिर इनका जन्म कहां से हो गया? तो ये बनाई जाती हैं किसके द्वारा? किसी ना किसी अधिसूचना के द्वारा, किसी ना किसी अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी करके किसी संस्था का गठन कर दिया जाए, ठीक है। या फिर सरकार एक कार्यकारी आदेश निकाले, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दे और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आधार पर इनकी स्थापना कर दी जाए, तो भी ये किस प्रकार की संस्थाएं कहलाएंगी? तीसरे प्रकार की संस्थाएं, जो ना तो सांविधिक होंगी और ना ही संवैधानिक होंगी। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना के लिए ना तो संविधान में किसी प्रकार का उपबंध दिया गया है और ना ही संसद के किसी एक्ट या विधानमंडल के किसी एक्ट द्वारा इनका निर्माण किया गया है। यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी, एक कार्यकारी आदेश से बनी है, तो ये संस्था कैसी हो गई? तीसरे प्रकार की कैटेगरी में आ जाती है। इसी प्रकार एनडीसी, जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से जाना जाता है, ये भी एक बहुत शक्तिशाली संस्था है, लेकिन ना तो इसका निर्माण संसद या विधानमंडल के किसी एक्ट से हुआ और ना ही इसका निर्माण के लिए संविधान में किसी प्रकार का उपबंध दिया गया है या अनुच्छेद दिया गया है। तो ये भी किस कैटेगरी में आ गई? गैर संवैधानिक व गैर संवैधिक आयोग या संस्था की कैटेगरी में आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये दो एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। इसके अलावा यदि स्टेट की हम बात करें तो राजस्थान के विशेष संदर्भ में हम बात करें तो राजस्थान का जो एससी आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, वो भी किसके द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? किसी एक्ट के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, तो ये भी किस में आ गया? गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक आयोग में आ गया। इसी प्रकार एसटी आयोग, इसी प्रकार राजस्थान का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो भी किस के अंतर्गत आ गया? गैर सांविधिक आयोग के अंतर्गत आ गया। आपको यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि केंद्र के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो जो ओबीसी आयोग है उसको फिलहाल ही एक संविधान संशोधन के माध्यम से किस संस्था का दर्जा दिया गया है? संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय जो ओबीसी आयोग है वो राष्ट्रीय ओबीसी आयोग या नेशनल ओबीसी कमीशन जो है उसको तो किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है? संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। जबकि जो राजस्थान का पिछड़ा वर्ग आयोग है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। वो किस प्रकार की संस्था है? ना तो संवैधानिक संस्था है, ना सांविधिक संस्था है। ना तो संविधान में इसका जिक्र है और ना ही किसी एक्ट के माध्यम से इनको बनाया गया है। तो चाहे राजस्थान का एससी आयोग हो, चाहे एसटी आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, तीनों के तीनों जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार के से स्थापित की गई हैं? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। तो ये सांविधिक या संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आएंगी। अब जैसा हमने देखा, आयोगों को देख लिया हमने, संस्थाओं को देख लिया कि कौन सी संवैधानिक है, कौन सी सांविधिक है और कौन सी इन दोनों कैटेगरी में नहीं आती। अब हम बात करेंगे कि कौन सी संस्था कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, क्योंकि कई बार इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में कि ये
फलानी संस्था कौन से मंत्रालय के अधीन आती है। तो आइए एक एक करके मंत्रालय देख लेते हैं। जैसे CIC का तात्पर्य केंद्र सूचना आयोग, केंद्र सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसी प्रकार UPSC संघ लोक सेवा आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC। इसी प्रकार CBI। ये चारों की चारों जो संस्थाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, भारत का सरकार का जो कार्मिक मंत्रालय है उसके अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, NIA या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये सारे के सारे जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार पूर्वोत्तर परिषद, देखिए ध्यान देना आप, क्षेत्रीय परिषद, आप यहाँ विशेष रूप से ध्यान दें, क्षेत्रीय परिषद और अंतर्राज्यीय जो परिषद हैं वो तो किसके अंतर्गत आ गई, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गई। और यहीं से प्रश्न बन सकता है कि क्षेत्रीय परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद तो कहाँ, गृह मंत्रालय के अधीन, लेकिन उसी कंफ्यूजन में आप पूर्वोत्तर परिषद को भी किसके अधीन रख सकते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन रख सकते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर परिषद जो है वो किसके अधीन आती है, वो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार SC आयोग, केंद्र में जो SC आयोग अनुसूचित जाति आयोग होता है। इसी प्रकार दिव्यांगजनों के लिए एक आयुक्त की व्यवस्था है। OBC जो आयोग है वो भारत सरकार का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसके अधीन आता है। इसके अतिरिक्त जो ST आयोग है केंद्रीय स्तर पर, वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो यहां फिर से आप अंतर पर ध्यान दें, SC जो आयोग है और OBC जो आयोग है वो तो कौन से मंत्रालय के अधीन आ गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आ गया। जबकि ST आयोग, OBC और SC तो कहां गए, OBC और SC जो आयोग है वो तो कहां गए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन। जबकि ST आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन ना आकर कहां आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत उसके कंट्रोल में रहता है, उसके नियंत्रण में कार्य करता है। इसी प्रकार भाषा अल्पसंख्यक आयुक्त और अल्पसंख्यक जो आयोग हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय है जो भारत सरकार का, उसके अधीन आते हैं। इसी प्रकार से जो बाल संरक्षण आयोग और महिला आयोग हैं वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो ये थी कुछ संस्थाएं और उनके मंत्रालय। अब राज्य के स्तर पर भी, विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में हम बात करेंगे, तो राजस्थान में भी कुछ संस्थाएं जो हैं वो मंत्रालयों के अधीन कार्य करती हैं। आइए देखते हैं कौन सी संस्था कौन से मंत्रालय के अधीन काम करती है। सबसे पहले स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य का जो सूचना आयोग है वो राज्य सूचना आयोग। इसी प्रकार राजस्थान के संदर्भ में RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोनों के दोनों किस मंत्रालय के अधीन आते हैं, कार्मिक मंत्रालय जो राजस्थान सरकार का है उसके अधीन आते हैं। इसी प्रकार जो SC आयोग अनुसूचित जाति आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, इसके अलावा आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अतिरिक्त विशेष योग्यजन आयोग दिव्यांग के लिए जो आयुक्त है वो, उसके अलावा वरिष्ठ नागरिक बोर्ड और किशोर न्याय बोर्ड, ये सारी की सारी संस्थाएं जो राजस्थान सरकार का सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय है उसके अधीन आती हैं। फिर बात करें ST आयोग, यहां भी अंतर देखें आप, SC आयोग तो कहां गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आ गया, जबकि ST आयोग किसके अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आएगा। और महिला आयोग जो राजस्थान का महिला आयोग है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। तो ये थी कुछ संस्थाएं जिनको हमने संवैधानिक, सांविधिक और अन्य प्रकार के संस्थाओं में कैटेगराइज किया, उनके मंत्रालय को हमने देखा। आशा है इस संबंध में जो आपकी समझ है वो अपेक्षाकृत बेहतर हुई होगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।